माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 देखा जाए तो पिछले हफ्ते लीक हो गया था। उसका वीडियो भी मैंने हैंड्स ऑन एक बना दिया था, लेकिन उस हैंड्स ऑन वीडियो के अंदर जब मैं उसे टेस्ट कर रहा था तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन पता चली थी। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने उसे ऑफिशियली अनवील कर दिया और ये पता चल गया सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होगी, किस कंप्यूटर में चलेगा, फ्री किन किन लोगों को मिलेगा, सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाली। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारी इंफॉर्मेशन विंडोज 11 से आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं विंडोज 11 के अंदर सबसे बड़ी चेंज क्या है। ओवरऑल जैसे कि मैंने अपने पुरानी वीडियो के अंदर बनाया था, जो डिजाइन लुक एंड फील है वो काफी ज्यादा चेंज किया है। थीम्स को यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। इसके साथ ही नीचे का जो बॉटम बाहर आती है ना, जिसे हम टास्क बार कहते हैं, स्टार्ट बटन आता है, वो लेफ्ट से खिसक के सेंटर में आ गया और क्या पता आगे चल के राइट के अंदर भी हो जाए। इसके साथ ही बात किया तो यहाँ पे एक दो कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स इंप्लीमेंट करें, जैसे कि स्नैप विंडोज, यानी कि जैसे मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया था कि आप अलग अलग तरीके से स्नैप कर सकते हो और एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करनी है ना, तो किसी एप्लीकेशन को सेंटर में किसी को राइट में बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा। बस आपको जो मैक्सिमाइज वाला आइकन होता है ना, वहां पे बस माउस को ले जाना रहता है। इसी के साथ एक स्नैप ग्रुप वाला एक फीचर है, जिसके अंदर आप मल्टीपल एप्लीकेशन को एक साथ ग्रुप करके रख सकते हैं, जिसका मतलब ये रहता है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर आप एक साथ काम करते हैं, यानी कि ट्यूटोरियल देखते देखते अगर आपको कोडिंग वगैरह करनी है तो वहां पर भी अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो दोनों चीजें जो होती है ना वो साथ में एक साथ ओपन हो जाएंगी और स्क्रीन के अंदर एक साथ जो अपनी जगह होती है ना वो यहाँ पे ले लेंगी। इसके साथ ही जो सर्च होता है उसे भी यहाँ पे इंप्रूव किया गया है और सर्च के साथ से देखा जाए तो नीचे जो रिकमेंडेशन बार आती है वो भी और ऑटोमेटिक तरीके से इनहेंस करता है कि एग्जैक्टली पहले किस चीज पे काम कर रहे हैं। तो जो रिकमेंडेशन होता है ना, वो ये नहीं दिखाता कि आप कौन सी चीजों पे रिसेंटली काम कर रहे थे, जबकि ये दिखाता है कि टाइम के हिसाब से अब आप किस चीज के ऊपर काम कर सकते हो। ये भी काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। और बाय द वे, जो सेंटर में जो आपकी टास्क और स्टार्ट बटन आ चुका है ना, इसे दोबारा से लेफ्ट के अंदर भी ले जा सकते हैं। इसके साथ ही ओवरऑल थीम्स और डिजाइन से यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इसके अलावा भी इंटरनल लेवल पे काफी सारे चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। इसके साथ बात करें सिक्योरिटी की, तो बोला गया है जो विंडोज 11 होगा वो यहाँ पे अभी तक का सबसे सिक्योर वर्जन होगा विंडोज का। इसके साथ ही विंडोज 11 की फ्यूचर में जो अपडेट्स आएंगे वो रेगुलर अपडेट्स, उनका जो साइज है 40% तक कम होगा। इसके साथ ही बात किया तो बिल्ट इन जो एज ब्राउजर देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी क्रोमियम के ऊपर बेस्ड है, उसके अंदर भी जो इंप्रूवमेंट होते हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। यानी कि फास्ट होगा, पहले से ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा और उसके यूआई के अंदर भी चेंजेस करेगा यहाँ पे। और इसी के साथ ही बात की जाए तो अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल स्क्रीन को रखते थे तो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया कि एक साथ मल्टीपल स्क्रीन पे आसान तरीके से चलाया जा सके। हर स्क्रीन के ऊपर वॉलपेपर को डिफरेंट किया जा सकता है और एक अलग वर्क स्पेस भी क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह कि अगर आपने लैपटॉप को मान लो डिस्कनेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये जो डेस्कटॉप्स होते हैं ना, ये आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली जो सारी चीजें होती है वो मिनिमाइज हो जाएंगी। तो डेफिनेटली मल्टी मॉनिटर सेटअप को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे इस फीचर को इंप्लीमेंट किया गया। और इसी के साथ ही बात करें तो जो आज के समय में वीडियो कॉलिंग वगैरह पॉपुलर चल रही है, तो इस बार क्या किया, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स उनका जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया विंडोज 11 के अंदर, जहां पे किसी को अगर वीडियो कॉल क्लासेस वगैरह अटेंड करनी है तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इसके साथ ही बात करें तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको विजेट्स पैनल दिखाया था ना, तो यहाँ पर भी जो विजेट्स का जो पैनल है वो भी वैसा ही है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉग इन करना पड़ेगा और उसके बाद विजेट्स वाली फीचर को एंजॉय कर पाओगे और आपके पसंद टेस्ट को एनालाइज करेगा कौन से रीजन में रहते हो और उसके बाद से आपको रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके साथ ही टच स्क्रीन डिवाइसेस के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज किया गया। इससे पहले क्या था कि आपको मेट्रो यूआई देखने को मिलता था, यानी कि टैबलेट मोड के अंदर एक अलग यूआई चलता था, नॉर्मल विंडोज के अंदर अलग। यहाँ पे क्या किया है कि वही यूआई थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा और जैसे टैबलेट मोड के अंदर ये चलेगा ना, तो टच स्क्रीन के सबसे ज्यादा बेटर फंक्शनलिटीज, जैसे जो टास्क बार होती है उसके अंदर जो स्पेस होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, टच एरियाज के अंदर चेंज हो जाएंगे। इसके अंदर रेगुलर जो विंडोज की एप्लीकेशन होती है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो टाइपिंग वगैरह का एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए कीबोर्ड को भी ऑप्टिमाइज किया गया है, जिसके अंदर जिफ्स और इमोजीज का सपोर्ट डाला गया है और जेस्चर वगैरह का यूज करके भी टाइप कर सकते हैं। और यहां तक कि वॉइस कंट्रोल और वॉइस टाइपिंग को भी यहाँ पे एनहेंस किया गया है कि बोल के आप सेंटेंस लिख सकते हैं और उसे डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जिससे जो चीजें रहती है थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो जाए यहाँ पे। और इसी के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट को ये मालूम है कि जो विंडोज का जो लोग है ना वो यूज करते डिजाइनिंग वगैरह के लिए, तो ऑब्वियसली पेन इनपुट तो आपको पहले देखने को मिलता था, लेकिन इस बार पेन इनपुट के अंदर उन्होंने हैप्टिक फीडबैक को भी इंक्लूड किया है, जिससे जो डिजाइनर्स होते हैं, क्योंकि देखा तो मैक ओएस के अंदर अभी भी टच का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता और काफी सारे लोगों को कई बार टच स्क्रीन की जरूरत पड़ती है कुछ डिजाइन, कुछ ड्राइंग करने के लिए, स्टाइलस वगैरह के लिए, और वहां पे चीज काफी हैंडफुल हो जाती है। इसलिए उन लोगों के लिए भी यहाँ पे उन्होंने खास ख्याल रखा और टच स्क्रीन के हिसाब से ऑप्टिमाइज भी किया। साथ ही साथ जो हैप्टिक फीडबैक की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी होती है ना, उससे आप बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया, जिससे जो हैप्टिक्स होते हैं वो बेटर और अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाए यहाँ पे। तो यार देखा है तो ये भी काफी अच्छा काम किया यहाँ पे विंडोज 11 के अंदर। इसके साथ ही बात करें गेमर्स के लिए क्या ख्याल है, तो गेमर्स के लिए भी काफी अच्छा काम है। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे विंडोज को यहाँ पे टेस्ट किया था, तो विंडोज के अंदर जो गेमिंग की जो परफॉर्मेंस थी 11 के अंदर एज कंपेयर टू 10 वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई थी। लिटरली जो एफपीएस में बूस्ट था वो देखने को मिल रहा था, और सेटिंग्स भी अब जो है ना वो ज्यादा हाई कर पा रहे थे। ये एक अच्छी चीज थी जिसके अंदर एग्जिस्टिंग हार्डवेयर की जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो गई। लेकिन इसको एक और लेवल ऊपर ले जाते हुए इनके जो एक्सबॉक्स के जो फीचर्स आते हैं उन्होंने विंडोज 11 के अंदर इंप्लीमेंट किया है। जैसे बात करें ऑटो एचडीआर की, अगर आपके पास एचडीआर कंपैटिबल मॉनिटर है और गेम है वो अगर आपका एचडीआर सपोर्ट करता ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली एचडीआर डिस्प्ले करेगा। ये काफी कमाल का फीचर है, जहां पे बेनिफिट रहेगी गेम डेवलपर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसका गेम अपस्केल हो जाएगा, एचडीआर में आप उस गेम को एंजॉय कर पाएंगे। इसके साथ ही बात करें डायरेक्ट स्टोरेज गेमर्स के लिए, वो भी काफी एडवांस चीज है, जिसके अंदर क्या रहता है कि एसएसडी से जो गेम हो डायरेक्टली ग्राफिक कार्ड के अंदर लोड हो जाएगा बजाय कि रैम के अंदर जाने के लिए। इसके लिए उन्होंने बोला कि इन्हें पीसीआई बेस्ड एसएसडी की जरूरत पड़ेगी, और जो पीसीआई 3 बेस्ड जो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं जो कि डायरेक्टएक्स 12 को सपोर्ट करते हैं उनके साथ एक काम करेगा, जिससे गेम्स के अंदर लोडिंग टाइम भी बेटर हो जाएगा और गेम्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर रहेगी। तो डेफिनेटली गेमिंग के लिए यहाँ पर भी उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी है, और हो सकता है कि आने वाले समय जो एक्सबॉक्स के अंदर आपको जो क्विक रिज्यूम का फीचर देखने को मिलता है, यानी कि आपको पूरा गेम बंद करने की जरूरत है ही नहीं, आपने जहां गेम छोड़ा उसका कंप्यूटर का पावर भी निकाल दो, उसका दोबारा से ऑन करो तो गेम आपको वहीं से चालू हो जाएगा, दोबारा से गेम को लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप का हो सकता है फीचर वो आगे चल के लेके आए, क्योंकि ये फीचर ऑलरेडी एक्सबॉक्स होता है ना वहां पे एग्जीक्यूटेड है। इसके साथ ही गेमर्स के लिए यहाँ पे एक्सबॉक्स गेम पास को भी इंक्लूड कर दिया गया, जहां पे एक्सबॉक्स गेम स्टूडियोज है जो कि ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग स्टूडियो है, उसके जो गेम्स होंगे ना वो डे 1 पे अवेलेबल होंगे। इसका बेसिक बेनिफिट ये रहेगा कि किसी को लेटेस्ट गेम्स वगैरह खेलने हैं और वो एक्सबॉक्स गेम स्टूडियोज के अंदर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है तो सब्सक्रिप्शन फीस देकर कर सकता है। इस चीज को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, और हो सकता है आगे चल के जो क्लाउड गेमिंग वाली चीज है ना वो भी विंडोज 11 के अंदर ये लोग इंटीग्रेट कर दे बिल्ट इन ऐप के अंदर ही। और इसी के साथ ही बात करें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की, यार तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे आपको पीडब्ल्यू यानी कि प्रोग्रेसिव वेब एप्स, जो यूडब्ल्यू है जो कि यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म की एप्स होती है वो, और Win32 वाली जो रेगुलर एप्लीकेशंस होती हैं सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे अच्छी चीज ये कि डेवलपर्स का ख्याल रखते हुए कि अगर कोई ऐप से अगर वो इन ऐप परचेज इनेबल कर रहा है और उससे कोई भी कंज्यूमर कुछ खरीद रहा है तो सारा जो पैसा रहता है वो डेवलपर के पास जा रहा है, वो माइक्रोसॉफ्ट उसे यहाँ पे रख नहीं रही है, अनलेस कि वो गेम हो। गेम्स के साथ उनकी पार्टनरशिप अलग है, बाकी मेजॉरिटी एप्लीकेशन के साथ काफी अच्छा है। यानी कि विंडोज स्टोर को भी काफी ज्यादा एनहेंस किया है, मतलब विजुअली भी किया है, साथ ही साथ उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाई है कि अलग अलग वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करने से बेटर कि आपको एक सिक्योर प्लेस मिल जाए जहां पे आप सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सके, क्योंकि इंटरनेट से अगर आप कुछ भी डाउनलोड करेंगे तो वायरस वगैरह आने के खतरे बढ़ जाते हैं। लेकिन विंडोज स्टोर से इस चीज को रिमूव करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही बात करें तो सबसे बड़ी चीज जो करी ना यहाँ पे वो की थी बिल्ट इन एंड्रॉइड एप्स का सपोर्ट। यस, यानी कि इस बार क्या रहेगा कि नेटिवली विंडोज 11 के जो कंप्यूटर्स होंगे वो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन को नेटिवली चला पाएंगे। इसके अंदर बीच में कोई थर्ड पार्टी इम्यूलेटर लगाने की जरूरत नहीं है। ब्लू स्टैक, नॉक्स या फिर पबजी मोबाइल जो लोग खेलते थे पीसी के अंदर, टेंसेंट गेमिंग बड़ी, उसकी भी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप नेटिवली इसको यूज कर पाओगे। इसके वो पीछे इंप्लीमेंट किया गया अमेज़न के ऐप स्टोर से। अगर आप लोग यहाँ पे कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो विंडोज स्टोर का यहाँ पे यूज करके, उसके अंदर पहली बार आपको अमेज़न की ऐप से साइन इन करना पड़ेगा, और अमेज़न की ऐप से जब आप साइन इन कर लोगे उसके बाद आप उस एंड्रॉइड ऐप को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे अपने विंडोज 11 पीसी के अंदर। यहाँ पे अमेज़न का ऐप स्टोर की उन्होंने हेल्प ली है, साथ ही साथ इंटेल की ब्रिज टेक्नोलॉजी थी उसकी हेल्प ली। और अच्छी बात ये कि जो इंटेल ब्रिज टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है और बिल्कुल नेटिव तरीके से चला रही है, ऐसा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने क्लेम किया। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इंटेल वाले प्रोसेसर पे आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ ही AMD पर भी चलेगी, लेकिन हो सकता है शायद इंटेल पे शायद थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस हो, देखते आने वाले टाइम में क्या रहता है। लेकिन एक चीज अच्छी लगी कि अक्रॉस द बोर्ड अगर आपके पास कोई भी प्रोसेसर है उसके अंदर काफी अच्छे तरीके से जो बिल्ट इन एंड्रॉइड की एप्स होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये सबसे ज्यादा कमाल का काम किया। और सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे ये कि जो विंडोज 11 होगा वो इसी साल यानी कि फॉल 2021 में आने वाला है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप समझ सकते हैं ऑफिशियली इसका जो अपडेट है वो आ जाएगा। और सभी लोग जो विंडोज 10 का यूज कर रहे हैं अगर उनके पास कंपैटिबल हार्डवेयर है तो उसके अंदर आपको इसका जो अपडेट है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यानी कि अपकमिंग जितने भी विंडोज 10 पीसी मार्केट में पिछले 1-2 सालों में जितने भी नए आए ना, सबके अंदर आपको इसका जो अपडेट है वो देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके सिस्टम की जो कंपैटिबिलिटी है वो क्या है। अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊं तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपको 64 बिट वाला प्रोसेसर चाहिए और 1 गीगाहर्ट्ज का CPU चाहिए। यहाँ पे 64 बिट वाले प्रोसेसर पे अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको जो सेकंड जनरेशन का AMD
राइजन होता है उसके ऊपर का प्रोसेसर, या फिर 8 जनरेशन का जो इंटेल का प्रोसेसर होता है उसके ऊपर का प्रोसेसर चाहिए। इसके साथ आपको मिनिमम 4 GB रैम चाहिए, 64 GB की स्टोरेज चाहिए। यहाँ पे आपको UEFI इनेबल होना चाहिए, सिक्योर बूट इनेबल होना चाहिए, और TPM 2.0 जो मॉड्यूल होता है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, वो इनेबल होना चाहिए। जनरली ये कुछ चीज़ें रहती है जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उनके अंदर डिफॉल्ट में ऑन रहती है, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। पिछले 2 साल में अगर आपने कोई भी लैपटॉप वगैरह खरीदा वो आसान तरीके से होगा। इससे पुराने वाले लैपटॉप में काफ़ी सारे ऐसे देखे जिसमें TPM 2.0 देखने को नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी सारे लैपटॉप्स के अंदर ये मदरबोर्ड के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था, तो वहां पे देखा है तो कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती, तो उन लोगों को अपडेट देखने को ना मिले। और इसलिए देखा है तो बेटर सिक्योरिटी के लिए TPM को इनेबल रखना यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी रखा है। इसलिए कुछ कंप्यूटर जिनके अंदर TPM एब्सेंट रहता है या TPM मदरबोर्ड से डिसेबल है, तो वहां पे नहीं चलेगा, उस चीज़ को इनेबल करना पड़ेगा, कुछ अपडेट वगैरह करनी पड़ेगी। आने वाले फ्यूचर में चीज़ें रहेंगी, लेकिन सिक्योर बूट होना चाहिए, UEFI ऑन होना चाहिए, और TPM 2.0, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी, और उसको सिक्योर रखने के लिए विंडोज़ 11 के लिए इसे मैंडेटरी रखा गया। एक टूल माइक्रोसॉफ्ट ने अवेलेबल करवाए जिसे आप चला के आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका जो पीसी है वो विंडोज 11 के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। इसके साथ ही DirectX 12 का सपोर्ट, 720p का रेजोल्यूशन, ये कुछ चीजें हैं जो विंडोज 11 के साथ हैं। तो अगर ये सारी चीजें अगर आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली विंडोज 11 का अपडेट आपको डे 1 पे देखने को मिल जाएगा। अगले हफ्ते से विंडोज 11 का डेवलपर प्रीव्यू भी चालू हो जाएगा। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, इस साल के एंड से पहले काफी सारे लैपटॉप्स आने वाले जहां पे आपको बिल्ट इन विंडोज 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग को लगता है कि विंडोज 11 का अपडेट अगर आपको अपने कंप्यूटर पे देखने को नहीं मिलेगा, काफी पुराना कंप्यूटर है, तो वहां पे 14 अक्टूबर 2025 तक इसको प्रॉमिस किया गया अपडेट देने के लिए। यानी कि विंडोज 10 को आने वाले समय में अपडेट मिलते रहेंगे, उसके अंदर भी विजुअली चेंजेस होते रहेंगे, और 2025 काफी ज्यादा टाइम है, और उसके बाद जाके आप कहीं नया कंप्यूटर परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। और वैसे भी पिछले 2-3 साल में किसी ने कंप्यूटर परचेज किया है तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको विंडोज 11 का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यार ये काफी अच्छी चीज है जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगा विंडोज 11। मेरे को देखा तो काफी ज्यादा पसंद आया, मैंने कुछ दिन से यूज भी किया है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी लगी है। इवन मेरा जो करंट विंडोज 10 का होम लाइसेंस है ना, वो भी मेरे विंडोज 11 का जो होम लाइसेंस था उस पर ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया, तो ये भी मुझे काफी अच्छी चीज लगी। परफॉर्मेंस में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिला, पुराने ड्राइवर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, पुरानी एप्लीकेशन अच्छे तरीके से काम करी, गेमिंग की परफॉर्मेंस बढ़ गई है, और ये भी सब डेवलपर वर्जन के अंदर। सोचो जब स्टेबल वर्जन आएगा तो पता नहीं क्या होने वाला है। और देखा तो कोई अगर इसे विंडोज 10 के ऊपर भी अगर अपडेट करेगा ना, तो सारे फीचर अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो हाँ, देखा है तो काफी सही है। और इस बार लगता है कि इन्होंने क्रिएटर्स का भी ध्यान रखा है, इसके साथ ही बात की जाए तो इन्होंने गेमर्स का भी ध्यान रखा है, जो लोग एंटरप्राइज में थे जिन्हें सिक्योरिटी चाहिए, सबका ध्यान रखा है। यानी कि लग रहा था जो काम एप्पल धीरे धीरे करने की कोशिश कर रही थी, वो काम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 के साथ करने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर्स का जो हार्डवेयर वगैरह होता है वो भी अच्छे तरीके से काम करे, और जो एक्स्ट्रा जो चीजें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करी विंडोज 11 के साथ, वो अगर अच्छे तरीके से चलती है तो लग रहा है कि मैक ओएस को काफी तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है आने वाले फ्यूचर में। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। अभी कहानी होती है विंडोज 11 की। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वन में गुड बाय।